नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हमारा जो टॉपिक है वो है सिंचाई। सिंचाई में हमने पढ़ा था कि किसी भी स्थान पर पौधों को कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल सिंचाई कहलाता है। सिंचाई पौधे की जल मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। जल मांग, सिंचाई और इससे संबंधित अलग अलग फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा। आज हम यहाँ हमारा जो नया टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हमारे सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, तो इन सिंचाई की विधियों में सबसे पहली जो हमारी सिंचाई की विधि है वह आती है सिंचाई की विधियों में। हमारी जो पहली सिंचाई की विधि है वह है चौकेबार, द्रोणी या क्यारी सिंचाई विधि। और इस क्यारी सिंचाई विधि से हम सभी परिचित हैं। देखिए, यह भारत में सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि है। सबसे सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि है हमारे क्यारी सिंचाई विधि, द्रोणी सिंचाई विधि। इसी का दूसरा नाम है चौकेबार सिंचाई विधि। देखिए, इस विधि में हम हमारे खेत की भूमि को समतल भागों में, खेत की विधि को समतल भागों में बनाया जाता है। पूरे खेत को समतल किया जाता है और खेत को समतल करने के बाद हम खेत को वर्गाकार या आयताकार टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे समझने के लिए यह है हमारा खेत और खेत में इस तरफ है हमारे मुख्य सिंचाई नाली जिसमें पानी भरा रहता है। मुख्य सिंचाई की नाली में खेत में पानी भरा रहता है और इस मुख्य सिंचाई की जो नाली है, इस नाली की हम सहायक शाखाएं यानी नालियां बनाते हैं और हमारे खेत को यह है हमारे सहायक नाली और खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में, वर्गाकार या आयताकार टुकड़ों में बांटते हैं और इस नाली के माध्यम से हम अलग अलग क्यारियों में, टुकड़ों में पानी देते हैं। तो देखिए, खेत में पानी देने की, सिंचाई करने की सबसे सरल एवं सबसे प्रचलित विधि है हमारे चौकेबार, द्रोणी या क्यारी सिंचाई विधि। यह विधि भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस सिंचाई विधि में सिंचाई की एक मुख्य नाली होती है और मुख्य नाली से होते हुए जल सहायक नाली में जाता है और सहायक नाली से जो हमने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, इन टुकड़ों के अंदर जल जाता है। अब इस सिंचाई विधि के कुछ लाभ हैं, तो अब हम पढ़ेंगे चौकेबार, द्रोणी यानी क्यारी सिंचाई विधि के लाभ क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए, पहला बिंदु, फर्स्ट बिंदु है हमारा समतल भूमि पर सिंचाई हेतु सबसे उपयुक्त। अगर हमारा खेत समतल है, खेत की भूमि समतल है, तो उस पर समतल भूमि पर सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है हमारे चौकेबार, क्यारी विधि
या द्रोणी सिंचाई विधि। अब इसी का दूसरा लाभ हमारे आता है, यदि हम इस सिंचाई विधि से, क्यारी यानी चौकेबार सिंचाई विधि से खेत में पानी देते हैं तो जल के अपवाह यानी जल का व्यर्थ बहना या अंतः स्त्रवण के रूप में ह्रास नहीं होता है। यदि हम क्यारी सिंचाई विधि के द्वारा खेत में पानी देते हैं, चौकेबार सिंचाई विधि अपनाते हैं तो जल अपवाह और अंतःस्त्रवण के रूप में नष्ट नहीं होता। अपवाह का मतलब है खेत से जल का बह जाना, और अंतःस्त्रवण का मतलब होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी का अत्यधिक मात्रा में जमीन के अंदर चले जाना, यानी पानी का गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचकर भूमि की ओर चले जाना। तो इस सिंचाई विधि में जल का ह्रास नहीं होता है। जब जिस टुकड़े में सिंचाई का जल पर्याप्त रूप से भर दिया जाता है तो इस सहायक नाली को बंद कर दिया जाता है और यह जल आगे होते हुए अगले टुकड़ों के अंदर बहता हुआ चला जाता है। इस प्रकार जल का ह्रास नुकसान नहीं होता है। और इस सिंचाई विधि का अगला जो लाभ है वो लाभ है हमारे जल समान रूप से प्रत्येक टुकड़ों के अंदर पहुंच जाता है और पौधों को सही प्रकार से सिंचित कर देता है। पहले और दूसरे में, फिर तीसरे और चौथे में, फिर पांचवें और छठे में, फिर सातवें और आठवें में, यानी खेत के प्रत्येक टुकड़े में जल आसानी पूर्वक बहता हुआ उस हिस्से को सिंचित करता है। इसी विधि में सबसे मुख्य जो इसका लाभ है वह है कि यह सिंचाई की सबसे सरल विधि है। सिंचाई की सबसे सरल विधि की बात करते हैं वो आती है चौकेबार, द्रोणी सिंचाई विधि या फिर हमारे क्यारी सिंचाई विधि। इससे ही हम चेक बेसिन विधि भी करते हैं। तो यह सभी नाम एक ही सिंचाई विधि के हैं, यानी ये धोरे के रूप में जो हम धोरे बनाते हैं हमारे सामान्य स्थानीय लैंग्वेज के अंदर भाषा में, तो दोरों के रूप में जो पानी देते हैं वो यह सिंचाई विधि है। इसमें खेत में एक मुख्य सिंचाई की नाली बनाई जाती है जिसमें पानी भरा रहता है, अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। यहाँ से सहायक नाली होती है, खेत को वर्गाकार या आयताकार टुकड़ों में बांटा जाता है और सहायक नाली की सहायता से प्रत्येक हिस्से को सिंचित किया जाता है। तो यह थी सिंचाई की हमारे चौकेबार यानी द्रोणी सिंचाई विधि। लेकिन यदि हम यह सिंचाई विधि अपनाते हैं तो इसकी कुछ हानियां भी हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिट्स भी हैं। तो देखिए इसकी हम सीमाओं की बात करते हैं तो क्या लिमिट्स है इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हम क्यारी सिंचाई विधि अपनाते हैं तो खेत का बहुत ज्यादा हिस्सा, यहाँ पर हमें जो मेड़ बनानी पड़ती है वह मेड़ लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी बनानी पड़ती है। तो खेत में एक छोटे से टुकड़े के चारों ओर हमें 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी मेड़ बनानी पड़ती है, जिससे भूमि का, जो हमारी महंगी भूमि है, उपजाऊ भूमि, उसका अधिक भाग मेड़ के रूप में आ जाता है और ये बुआई के काम में नहीं लिया जा सकता है। यानी मेड़ के द्वारा भूमि का अत्यधिक नुकसान होता है, वह भूमि व्यर्थ चली जाती है। दूसरी हम बात करते हैं, यदि हमने खेत में क्यारी सिंचाई विधि अपनाई है तो इसको, खेत को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में यानी क्यारियों में बांटना पड़ता है और इन क्यारियों के अंदर यदि हमें निराई गुड़ाई करनी है, इन क्यारियों के अंदर यदि हमें निराई गुड़ाई का कार्य करना है तो निराई गुड़ाई का कार्य हमारी इन क्यारियों के अंदर हम नहीं कर पाते हैं बड़ी मशीनों के द्वारा। बड़ी मशीनों के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा यदि हमें कोई कार्य इन क्यारियों के अंदर छोटे टुकड़ों में करना है तो वो हम यहाँ नहीं ला पाते हैं। कारण यदि हम वो लेकर आएंगे तो ये मेड़ हमारी टूट जाती है, क्यारियां टूट जाती है और हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। यदि हम चौकेबार यानी द्रोणी
क्यारी सिंचाई विधि को अपनाते हैं तो हमारे खेत को हमें समतल करना पड़ता है और खेत को समतल करने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसकी सीमाएं थी। खेत का जो उपजाऊ भाग है वह उपजाऊ भाग मेड़ की निर्माण में चला जाता है, भूमि का अत्यधिक भाग मेड़ के निर्माण में व्यर्थ चला जाता है। इन नालियों के कारण हम खेत में बड़ी मशीनें नहीं ला पा सकते हैं और खेत को समतल करना पड़ता है। साथ ही खेत को समतल करने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो यह थी हमारी चौकेबार द्रोणी क्यारी सिंचाई विधि, जिसका दूसरा नाम है, अन्य नाम है चेक बेसिन मेथड। तो ये थी हमारी क्यारी सिंचाई विधि। सिंचाई की विधियों की श्रेणी में हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे अगली जो सिंचाई विधि आती है वो निम्न प्रकार से। अब हम अगली सिंचाई विधि की बात करते हैं, वह है हमारी सीमांत बॉर्डर या पट्टी सिंचाई विधि। देखिए इस सिंचाई विधि में क्या किया जाता है। इस सिंचाई विधि में पहला बिंदु देखिए क्या होता है, खेत को ढलान की दिशा में समानांतर लंबी पट्टियों में बांटा जाता है। हमारा जो खेत है, हमारे खेत को जिस दिशा में ढलान है, ठीक है, सपोज करते हैं हमारे इस तरफ ढलान है, खेत को ढलान वाली दिशा में समानांतर लंबी पट्टियों में बांटा जाता है। देखिए किस प्रकार से, तो खेत को ढलान की दिशा में हम लंबी लंबी समानांतर यानी बराबर पट्टियों के अंदर बांटते हैं और खेत का जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, खेत का ऊंचाई वाला हिस्सा ये है, तो इस ऊंचाई वाले हिस्से की तरफ एक सिंचाई की नाली का, जिसे हम कहते हैं मुख्य सिंचाई की नाली, तो खेत की ऊंचाई वाले हिस्से पर मुख्य सिंचाई की नाली का निर्माण किया जाता है और खेत को ढलान की दिशा में लंबी लंबी समानांतर बराबर पट्टियों के अंदर बांटा जाता है। अब खेत की जो ऊंचाई वाला हिस्सा है जिसमें हमने मुख्य सिंचाई की नाली का निर्माण किया है, इस सिंचाई की नाली में हम पानी छोड़ते हैं, पानी भरा जाता है और यह पानी इन लंबी पट्टियों में, जो पट्टियां हमने खेत को पट्टियों के रूप में बांटा था, इन लंबी पट्टियों में यह सिंचाई का पानी बहकर ढलान की दिशा में बहकर आता है। इस प्रकार हम खेत को ऊंचाई वाले हिस्से से नीचाई वाले हिस्से की तरफ यानी ढलान की तरफ लंबी लंबी समानांतर पट्टियों में बांटते हैं। खेत की ऊंचाई वाले हिस्से पर मुख्य सिंचाई की नाली का निर्माण किया जाता है और इस सिंचाई की नाली से खेत की क्यारियों में पट्टियों में बहकर पानी आता है। तो यह विधि हमारी कहलाती है सीमांत बॉर्डर यानी पट्टी सिंचाई विधि। इस पट्टी सिंचाई विधि का लाभ और इसकी सीमाएं निम्न प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं, ढलान इस तरफ होनी चाहिए और ढलान के ऊंचाई वाले खेत की ऊंचाई वाले स्थान की तरफ बनानी है अपने को मुख्य सिंचाई नाली। तो अब देखते हैं हम इस सिंचाई विधि के कुछ लाभ है। तो लाभ में देखिए, लाभ की बात करते हैं। सबसे पहला लाभ है कि यह सिंचाई की सरल विधि है। हमें खेत में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ऊंचाई वाले हिस्से को चुनाव करना है और ढलान की तरफ लंबी पट्टियों को क्यारियों को बांटना है। ऊंचाई वाले हिस्से से पानी को छोड़ना है जिससे इन पट्टियों में पानी भर जाता है। तो सबसे पहला यह सिंचाई की आसान विधि है।
इसी संदर्भ में हम बात करते हैं अधिक जल हेतु उपयुक्त। यदि हमारे पास जल की अधिक मात्रा है, जल अधिक है, तो मुख्य सिंचाई नाली में उस जल को छोड़ा जाता है और यह जल लंबी लंबी पट्टियों में आसानी पूर्वक फैल जाता है। ये था अधिक मात्रा में जो जल है हमारे पास, उसका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा इसका लाभ है निराई गुड़ाई भी आसानी से की जा सकती है। इस विधि में हमने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा है, बल्कि एक लंबी पट्टीनुमा संरचना में समानांतर लंबी पट्टी के रूप में बांट दिया है। इस पट्टी में हम आसानी पूर्वक ट्रैक्टर के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा, अन्य मशीनों के द्वारा निराई गुड़ाई की क्रिया कर सकते हैं और मेड़ के टूटने की हानि नहीं बनी रहती है। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं, इस सिंचाई विधि का एक लाभ और है जल निकास। इस सिंचाई विधि में यदि मुख्य सिंचाई की नाली में पानी की अधिकता हो गई और उस पानी को हमने हमारी क्यारी के अंदर लंबी पट्टियों के अंदर छोड़ा और ये पट्टियां पूरी पानी से भर चुकी है, तो ढलान का ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को तोड़कर हम इस पट्टी में भरे हुए अतिरिक्त पानी को जल निकास नाली, खेत में भरे हुए अतिरिक्त पानी को ढलान वाले हिस्से की तरफ से जल निकास नाली की सहायता से, जल निकास नाली की सहायता से पुनः वापस से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका है, खेत में अतिरिक्त पानी जमा नहीं होगा। यदि जमा भी हो जाए तो जल निकास नाली की सहायता से आप खेत में भरे हुए पानी को बाहर निकाल सकते हो। तो यह थी हमारे सिंचाई की सीमांत बॉर्डर यानी पट्टी सिंचाई विधि। यदि हम यह सिंचाई विधि अपनाते हैं तो इसकी भी कुछ विशेष सीमाएं होती है, लिमिट्स होती है। देखिए वे क्या है। सबसे पहले इसकी सीमाएं देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उबड़ खाबड़ यानी असमतल भूमि है। खेत में यदि समानता नहीं है, खेत की भूमि समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो उबड़ खाबड़ भूमि वाले स्थानों के लिए यह सिंचाई विधि अनुपयुक्त होती है। सबसे बड़ी जो इसकी हानि है वह यह है कि असमतल भूमि पर हम इस सिंचाई विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमारे पास पानी की कमी है, कम जल है, तो कम जल वाले स्थानों पर यह सिंचाई की अनुपयुक्त विधि है। यानी हम मुख्य सिंचाई की नाली में पानी छोड़ेंगे तो वह पानी खेत के अंतिम छोर तक आसानी पूर्वक बहकर नहीं जा पाएगा, आधा हिस्सा ही इससे सिंचित होगा। तो कम जल वाले स्थानों के लिए यह सिंचाई विधि अनुपयुक्त होती है। अब आगे हम बात करते हैं ऐसी फसल जिन्हें अधिक पानी, अधिक जल वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त। अधिक जल वाली फसलों के लिए यह सिंचाई विधि अनुपयुक्त होती है। जैसे धान की हम बात करते हैं, धान को पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, खेत में पानी भरा रहना चाहिए। इस सिंचाई विधि के द्वारा
खेत के एक सिरे से यदि हम पानी छोड़ते हैं तो वह पानी वहां रुकता नहीं है, बहते बहते अंतिम छोर पर आकर जमा हो जाता है। तो खेत के अंतिम हिस्से पर तो पानी की अधिकता हो जाती है और प्रारंभिक हिस्से पर पानी की कमी बनी रहती है। तो यह सिंचाई विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त होती है। तो यह थी हमारे जो ये सीमांत बॉर्डर यानी पट्टी सिंचाई विधि। इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। तो अगली जो हमारी सिंचाई की विधि है वो निम्न प्रकार से है। अगली सिंचाई विधि की हम बात करते हैं तो वह हमारी है कूड़ सिंचाई विधि। यह सिंचाई विधि पंक्तियों में बोई जाने वाली, देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं तो पंक्तियों में या भूमि में बोई जाने वाली कंदीय फसलों के लिए। यदि कोई फसल पंक्तियों में बोई जाती है और उसका आकार ज्यादा बड़ा होता है तो उसके लिए, या फिर भूमि में बोई जाने वाली कंदीय फसलों के लिए यह सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त होती है। इस सिंचाई विधि में ढलान की विपरीत दिशा में यदि हम बात करते हैं कि हमारे ढलान की बात करें तो ढलान हमारे इस दिशा में, खेत में ढलान की दिशा इस तरफ है, यानी इस तरफ झुकाव है खेत का, ढलान है, ठीक है। तो यदि हमारे ढलान की दिशा इस तरफ है तो ढलान की विपरीत दिशा में, ठीक है, ढलान की विपरीत दिशा में हम मेड़ का निर्माण करते हैं और उस मेड़ पर कंदीय फसलों को, अधिक वृद्धि करने वाली फसलों को बोया जाता है। देखिए इस संदर्भ में किस प्रकार से फसलों को बोया जाता है, कैसे सिंचाई की जाती है, अब हम बात करते हैं। एक उदाहरण हम यहां पर लेते हैं। ये हमारा खेत है, तो खेत में हम बात करते हैं, खेत में हमारे संपूर्ण खेत को हम खेत की ढलान ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ढलान के विपरीत, ठीक है, ढलान ऊपर से नीचे की तरफ है तो इसके विपरीत यानी आड़ी दिशा में हम करते हैं मेड़ का निर्माण, ठीक है। और ढलान का जो ऊपरी सिरा है उस ऊपरी सिरे से हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई के जल को ऊपरी सिरे से छोड़ा जाता है। यह सिंचाई जल ढलान के कारण बहते हुए आगे तक आता है और आगे आकर मेड़ के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान है, उस खाली स्थान से होते हुए देखिए इस सिंचाई विधि में खेत की जो ढलान ऊपर से नीचे की तरफ है, इसके विपरीत दिशा में, यदि ढलान ऊपर से नीचे की तरफ है तो इसकी विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम, ठीक है। इस दिशा में मेड़ का निर्माण किया जाता है। सिंचाई के जल को ऊंचाई वाले स्थान से छोड़ा जाता है और यह सिंचाई जल मेड़ के मध्य से होते हुए खेत के अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है। इस सिंचाई विधि के लाभ देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले यदि इस सिंचाई विधि को हम एक बार खेत में अपना ले तो हमें बार बार मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेड़ बने हुए रहते हैं। पहला लाभ इसका यही है, कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, एक बार में इन मेड़ों का निर्माण कर लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे जलहास।
जो जल का ह्रास होता है, जल का नुकसान होता है कि जल के बहने का डर बना रहता है, जल व्यर्थ चला जाएगा, जल का ह्रास नहीं होता है। यह जल एक बार खेत में दिया गया जल लगातार प्रत्येक मेड़ को सिंचित करते हुए आगे से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका जो लाभ है उस लाभ की बात करते हैं। लगातार पानी के बहते रहने से, लगातार पानी की जल निकास के कारण मेड़ के मध्य कठोर परत का निर्माण नहीं होता है। पानी देने के बाद यदि सूर्य का प्रकाश वापस ज्यादा निकले, ज्यादा मात्रा में गिरे भूमि पर, तो भूमि सूखकर कठोर परत का निर्माण कर लेती है। इस विधि में पानी के बहते रहने से मेड़ और मेड़ के मध्य वाली नाली लगातार कठोर नहीं बनी रहती है, मुलायम बनी रहती है, क्योंकि पानी का अवशोषण यहाँ सही प्रकार से होता रहता है। साथ ही हमने यहाँ लिखा था कंदीय फसलों के लिए तो गन्ना, आलू और पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों की बात करते हैं, मक्का, गाजर, मूली इत्यादि जो फसलें हैं, इन फसलों के लिए सिंचाई की यह उपयुक्त विधि है। अब इस सिंचाई विधि की कुछ हानियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो सबसे पहले यदि अधिक वर्षा वाले स्थानों पर हम इस सिंचाई विधि को नहीं अपनाते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं इस सिंचाई विधि में जो सिंचाई का जल होता है वो इस मेड़ को पूर्ण रूप से गीली कर देता है। गीली सिंचाई का जब जल मिलता रहता है तो यह मेड़ गीली बनी रहती है, लेकिन जब सिंचाई का जल हम इसमें बंद करते हैं तो जो मेड़ हमने बनाई है, यह मेड़ सिंचाई का जल पूरा हो जाने के बाद सूखना शुरू हो जाती है और भूमि में पाया जाने वाला जल, मेड़ में पाया जाने वाला जल ऊपर की ओर उड़ जाता है। साथ ही साथ यदि भूमि में कोई लवण बने रहते हैं तो उन लवणों को वह जल इस मेड़ के ऊपर ला कर जमा कर देता है परत के रूप में। तो खारे पानी वाले स्थानों पर या कम पानी वाले स्थानों पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बालू मिट्टी के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। बालू वाले स्थानों पर क्योंकि आप जितना भी जल यहाँ दोगे वह जल आगे तक नहीं पहुंच पाएगा और बालू मिट्टी उस जल का अवशोषण कर लेगी। साथ ही सबसे बड़ी इसकी जो हानि है, इसकी सीमा लिमिट से, वह है कि खेत को सही प्रकार से हल्की ढलान देनी है, खेत में सही आकार की मेड़ों का और नालियों का निर्माण करना है और इन सभी कार्यों के लिए एक कुशल, एक प्रशिक्षित और एक अनुभवी व्यक्ति की, मजदूर की आवश्यकता होती है। तो यह थी हमारी कूड़ सिंचाई विधि। कूड़ सिंचाई विधि के बाद में हम बात करते हैं अगली जो सिंचाई की विधि अपने दी हुई है वह आती है हमारे अवपृष्ठीय सिंचाई विधि। तो अवपृष्ठीय सिंचाई विधि की हम बात करते हैं। अवपृष्ठीय सिंचाई विधि में क्या किया जाता है, भूमि के अंदर, भूमि के नीचे, यह हमारे खेत की भूमि है, इस भूमि के नीचे पाइप डाले जाते हैं। भूमि के नीचे, भूमि की यह है, भूमि के नीचे पाइप डाले जाते हैं, भूमि के नीचे पाइप डाले जाते हैं और इन पाइपों में पानी को छोड़ा जाता है, इन पाइपों में पानी को छोड़ा जाता है और इन पाइपों में बारीक बारीक छोटे छोटे महीन छिद्र बनाए जाते हैं। जिससे इन पाइपों के अंदर बहने वाला पानी पौधे का जो जड़ क्षेत्र होता है उस जड़ क्षेत्र के पास पहुंच जाता है।
पौधे का जो जड़ क्षेत्र है, उस जड़ क्षेत्र के पास इन पाइपों से बहने वाला पानी, रिसने वाला पानी, छिद्रों से बाहर निकलने वाला पानी जड़ के पास पहुंच जाता है। देखिए बेटा क्या किया जाता है इस विधि में, यह भूमि की परत है, इस भूमि की परत के नीचे पाइप डाले जाते हैं। भूमि की परत के नीचे पाइप डाला गया और इस पाइप में बारीक बारीक छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। इन छेदों से होते हुए पानी भूमि के अंदर निकलता है। जमीन अंदर से गीली बनी रहती है, जमीन के नीचे पाइप लगाया गया और उस पाइप में छेद करे हुए और इन छेदों से पानी बाहर निकलता है, पानी बाहर बहता है। इसी सिंचाई विधि में देखिए क्या किया जाता है, भूमि के अंदर, भूमि के नीचे कृत्रिम जल स्तर का निर्माण किया जाता है। भूमि के नीचे पाइपों की सहायता से कृत्रिम जल स्तर का निर्माण किया जाता है। भूमि के नीचे हमने पाइप डाला है और पाइप में छिद्र बने हुए, इन छिद्रों से होते हुए पानी जमीन के अंदर रिसता है, बहता है और पौधे की जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह सिंचाई विधि हमारे भारत में केरल क्षेत्र में अपनाई जाती है। केरल में नारियल, रबड़ या अन्य प्लांटेशन वाले, यानी जो ऐसे पेड़ पौधे जिनसे हमें रुपया पैसा अधिक प्राप्त होता है, जैसे नारियल है, रबड़ है, या फिर नारियल और रबड़ के साथ साथ दूसरे पौधे जिनसे हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, उन इमारती लकड़ी वाले पौधों में, नारियल में, रबड़ में, काजू में भूमि के नीचे पाइप डाल दिया। खेत को बनाने से पहले जमीन के नीचे पाइप डाले जाते हैं। उन पाइपों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि उनमें बारीक बारीक छेद बने हुए रहते हैं, छिद्र बने हुए रहते हैं। और जब भूमि में नारियल, रबड़ या काजू वाले पौधे लगाए जाते हैं तो उनकी जड़ों के पास इन पाइपों से निकलने वाला जल रिसकर पहुंचता है और कृत्रिम जल स्तर का निर्माण हो जाता है। इस सिंचाई विधि को हम कहते हैं अपृष्ठीय सिंचाई विधि। इसी का एक अन्य नाम भी है अधो भूमि सिंचाई विधि। तो अधोभूमि सिंचाई विधि, आधी जमीन के अंदर पाइप डालना है और जमीन के अंदर पानी देना है। अपृष्ठीय सिंचाई विधि, पृष्ठ पर नहीं, अपृष्ठ पर, भूमि के नीचे पानी देना है। तो ये थी हमारी अपृष्ठीय यानी अधो सिंचाई विधि। इससे पहले हमने पढ़ा ऊर्ध्व सिंचाई विधि के बारे में, सीमांत बॉर्डर यानी पट्टी सिंचाई के बारे में और चौकेबार, द्रोणी, क्यारी सिंचाई विधि के बारे में। ये थी हमारे सिंचाई की विधियां। अब हमारे इस चैप्टर में बची है सिंचाई की विधियों में जो मुख्य सिंचाई की विधियां बची है वह है हमारी ड्रिप सिंचाई विधि और स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई विधि। तो इन विधियों के बारे में हम अगले हमारे लेसन में यानी अगली क्लास के अंदर हम स्टडी करते हैं।